Hello, boys and girls. So now some other transactions from NCERT of journal entries. I hope कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा और उससे आगे की कुछ और एंट्रीज हैं। यहाँ पे कुछ मिक्सअप कर दिया है जो आपको सीखना ज़रूरी होता है, जिसमें बिजनेस कॉमेंसमेंट मीन्स हुआ है, कैश में और बिल्डिंग के एक साथ हुआ है। ठीक है, एक एक करके एंट्रीज को सबको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए नंबर 1 पे क्या है। कॉमेंस बिजनेस विद कैश 1,75,000 एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज़। राइट, तो व्हेन बिजनेस स्टार्टेड यू नो वेरी वेल कैश टू कैपिटल एंट्री होती है, कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, अब अगर कोई और भी एसेट बिजनेस के स्टार्टिंग में इन्वॉल्व की जा रही है, ठीक है, तब उसको भी एज अ कैश मीन्स उसको एसेट है तो उसको भी डेबिट ही किया जाएगा, बिकॉज इट इज़ रिसीव्ड बाय द बिजनेस। मीन्स कैश अकाउंट डेबिट एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इज इट डन? मीन्स कैश विल बी डेबिटेड विद 175,000 एंड बिल्डिंग कितने रुपए का था? 1 लाख रुपीज़ का, तो इट विल बी डेबिटेड 1 लाख रुपीज़ एंड द कैपिटल नाउ मीन्स द सम ऑफ बोथ assets 2,75,000 rupees. Narration will be written, business started with cash and building. Means you will enter narration as per the entry. Is it done? तो cash account debit, building account debit to capital account. Okay, it may be machinery, it may be land, it may be office, it may be any tool. तो आप उन सभी को डेबिट करेंगे with the capital जब आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंट्री कर रहे हैं। राइट, ओके, इज इट क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डन। सो नेक्स्ट अब होता है ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अब ये पर्सन कौन है जो इसके लिए पैसा निकाल रहे हैं? पर्सनल यूज के लिए कैश को निकाला है किसी ने। किसने निकाला होगा? ऑनर ने। ठीक है, जब भी आप देखें कि पर्सनल यूज और इट में बी रिटन एज दिस सम ऑफ अमाउंट इज विड्रॉन बाय द ऑनर, बाय द प्रोप्राइटर या बाय द नेम। वो नेम ऊपर ट्रांजेक्शन्स में स्टार्टिंग में दिया होता है कि इस पर्सन का बिजनेस है, या इस जिसके बुक्स में आप एंट्री कर रहे हो, द पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज ऑनर। राइट, तो जब भी ऑनर बिजनेस से पैसे को विड्रॉ करेगा तो अकाउंट विल बी इफेक्टेड। दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। व्हाट? ड्रॉइंग्स, DRAWINGS, ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नॉर्मल होता है, ठीक है, बिकॉज यू आर अ न्यू कमर, आपको ये आपको दिमाग में आना चाहिए क्या कि जब ये ऑनर का ही बिजनेस है, ऑनर के ही तो पैसे हैं सारे जो बिजनेस में लगे थे, अगर वो पैसे निकाल रहा है फिर भी आप एंट्री कर रहे हो, फिर भी हमारा कैश डिडक्ट करते हुए दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट पहले समझाया गया था जिसमें सेपरेट एंटिटीशिप आती है। सेपरेट एंटिटी मीन, सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि जब आप बिजनेस हैं, ठीक है, और एक ऑनर है, तो बिजनेस और ऑनर अलग अलग एंटिटीज हो जाते हैं, अलग अलग उनके एग्जिस्टेंस होते हैं। ऑनर ने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया तो बिजनेस एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है। तो अब यहाँ से अगर पैसा ऑनर भी निकालता है, ऑनर भी विड्रॉ करवाता है, ठीक है, या फिर जैसे दूसरी एंट्री में हाउस होल्ड के लिए ले जाता है गुड्स को, ठीक है, कुछ भी बिजनेस में से ले लेता है ऑनर, तब उसको एंटर करना ज़रूरी हो जाता है कि आपने इतना ले लिया है। इट मीन्स कि बिजनेस की इतने रुपए की लायबिलिटी जो है वो डिडक्ट हो गई, अब उसे वो पैसा ऑनर के नाम पर नहीं देना है। ठीक है, देने का मतलब क्या होता है कि बिजनेस लायबल होता है ना, कि जो ऑनर ने कैपिटल दिया, बिजनेस में लगाया पैसा, बिजनेस उसको यूज़ कर रहा है, तो बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो ऑनर को उसको रिटर्न करेगा। राइट,
उसी एवज में अगर ऑनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो पैसा निकाल ले कुछ थोड़ा बहुत या गुड्स को ले ले, ठीक है, तब वो पैसे भी उतने रुपए से लायबिलिटी को कम करा देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना कि अगर ऑनर ने भी किसी भी तरीके से या तो पैसे निकाले हैं, कैश विड्रॉ किया है, या गुड्स ले लिए हैं, या कोई और इक्विपमेंट लिखा है जो ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया है, हाउस होल्ड के लिए ले लिया है, तब आप उसकी एंट्री ड्राइंग्स को डेबिट करके करेंगे और जिस भी एसेट को ऑनर ने ले लिया है उसको क्रेडिट करा देंगे क्योंकि वो डिडक्ट हो गई है। ठीक है, ड्राइंग्स तो 100% डेबिट ही होगी। ठीक, हमारे लिए क्या एक्सपेंस हो गया, समझ में आ गई। जिस भी एसेट को ऑनर ने ले लिया उसको आप क्रेडिट करा देंगे, चाहे वो कैश हो या उसने गुड्स लिए हो तो परचेज अकाउंट को, या कोई और आइटम हो तो आप उसको डिडक्ट करते हुए दिखा देंगे। बैंक से पैसे ले लिए हैं तो बैंक को डिडक्ट करते हुए माने क्रेडिट करेंगे बैंक को, अगर कैश लिया है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, अगर कोई गुड्स ले लिया है तो परचेस को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ड्राइंग्स डेबिट रहेंगी अपनी जगह पे और ये सारी एसेट जो भी ऑनर ने ले ली थी उसको आप क्या करा देंगे, क्रेडिट करा देंगे। इज इट डन। तो यहां पर क्या एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट फॉर टू कैश अकाउंट 2000 बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, राइट। तो एंट्री इज डन। अब दूसरी एंट्री है उसके जैसी ही, गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड, गुड्स ले लिए हैं ऑनर ने, गुड्स लेने का मतलब है कि परचेज अकाउंट में से लिए होंगे। ठीक, तो ड्राइंग्स डेबिट तो होगा ही 100% और गुड्स लिए हैं तो परचेज अकाउंट को आपने क्रेडिट करा दिया, यहाँ से पैसा गया है। बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉन हो गए 1,000 रुपीज़ यहाँ पे और 2,000 रुपीज़ का जो कैश है वो डिडक्ट हो गया, मीन्स ये विड्रॉन कर लिए गए। आज बात समझ में आ गई पूरी कि अगर ऑनर कोई भी सामान लेता है बिल्डिंग उसमें से, बिजनेस में से, तो आप उसको एंटर ज़रूर करते हैं, वरना तो कल को वो आके कह दे अकाउंटेंट से कि भैया ये पैसे दो। जैसे अभी ये 2,000 रुपये लेके चला गया ऑनर, ठीक है, और अकाउंटेंट ने कहा ठीक है तुम्हारे तो बिजनेस है ले जाओ उठा के, उसने दे दिए कैश में या बैंक में से विड्रॉ करवा लिए उसने, ठीक है, वहाँ से भी निकल गए, बताया नहीं अकाउंटेंट को। अब जब अकाउंट्स को मेंटेन करने की बात आई तो उसके 2,000 रुपीज़ ही मान लो है ना कि 2,000 रुपीज़ ही कम आ रहे हैं, तो अकाउंटेंट की गलती मानी जाएगी कि ये 2,000 रुपये कहाँ चले गए। अब अकाउंटेंट कहेगा कि आप उस दिन ले गए थे या किसी दिन ले गए थे, अकाउंटेंट भूल गया, ठीक है, या ऑनर ने खुद बैंक से निकाल लिए और बताया नहीं यहाँ पे बिजनेस में, है ना, मीन्स अकाउंटेंट को नहीं बताया कि 2,000 रुपीज़ बिजनेस के अकाउंट से उसके सिग्नेचर से जो है निकाल लिए गए हैं और वो पर्सनल यूज़ के लिए उसने खर्च कर लिए। ठीक, ऑफिस में कार मंगाई गई है जिससे जो डेलीगेट्स हैं वो आते हैं या फिर जो स्टाफ है वो कहीं जाता है, साइट पे जाते हैं, तो उसमें डीजल का रिकॉर्ड रखा जाता है, कितना डीजल लगेगा, कितना मेंटेनेंस लग रहा है, कितना ड्राइवर की सैलरी है उस कार के ऊपर एक, है ना, और ऑनर आए उस कार को ही लेके चल दे घुमाने को, खर्च कर दे सब कुछ, तो उसका वो सारा खर्चा क्या मतलब हुआ, वो खत्म तो एसेट ही हो रही है ना, एसेट खत्म हो रही है तो एक्सपेंस हो रहे हैं इस तरह से, तो वो रिकॉर्ड किए जाने चाहिए, है ना। वो बैंक से अगर पैसे निकाल लेगा तो उसमें अकाउंटेंट की गलती मानी जाएगी कि 2,000 रुपये कहाँ चले गए। ठीक है, तो इसलिए एक अकाउंटेंट को चाहे ऑनर ने ही लिए हों, मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ कि यहाँ पर कोई रिलेशन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ऑनर के जो रिलेटिव्स हैं या उसके और जो बच्चे ही आके पैसे कुछ ले लेते हैं ऑफिस में से, या किसी और चीज़ में कुछ खराबी कर देते हैं, मान लो खेल कूद में, है ना, टूट जाता है कुछ, या गुड्स ले जाते हैं या कैश ही ले जाते हैं, तो एक अकाउंटेंट की ड्यूटी है कि वो उस एंट्री को हैंड टू हैंड ज़रूर कर दे, क्योंकि अगर कैश में या अगर एसेट में डिडक्शन हो रहा है तो एसेट का डिडक्शन
प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पे पता चल गया कि भैया ड्राइंग्स में डेबिट हुए थे, ड्राइंग्स डेबिट हुई थी, मतलब ड्राइंग्स में की वजह से ये जो है एसेट डिडक्ट हुई है। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट मीन्स परचेज का जो कैश जो गुड्स थे वो ड्राइंग्स की वजह से डिडक्ट हुए हैं, तो चले गए थे। अब ड्राइंग्स में गए हैं तो ऑनर के नाम पे चढ़ा, ये 3000 रुपये हो गया ऑनर के नाम पे, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं रह गई। अब हम नहीं देंगे, हम मतलब हम जो बिजनेस हैं, हम जो ऑफिस हैं, हम जो अकाउंट्स देख रहे हैं, हम जो मेंटेन कर रहे हैं सब कुछ, वो हमसे कोई मतलब नहीं है। सो इज़ इट क्लियर टू यू? आई होप सो कि ये क्लियर हुआ आपको कि जब भी अगर आप देखते हैं, कभी भी देखेंगे कि पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी विड्रॉ हुआ है तो आप ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे और उस एसेट को, जो भी एसेट ले ली गई होगी, कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं, कोई और टूल हो सकता है, कोई ऑफिस इक्विपमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको आप क्रेडिट कर देंगे आंखें बंद करके, और कुछ नहीं करना, पैसे लिख दो सामने उसके। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर 27,000 रुपीज़। ठीक है, कोई बात नहीं है, सुधीर से परचेस किया है। अब यहाँ कैश नहीं आया तो एंट्री किसकी हो गई भैया? क्रेडिट की हो गई, सीधी सी बात है। ठीक है, क्रेडिट की एंट्री हो गई, यहाँ पे सुधीर का नाम दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर। ठीक है, 27,000 की एंट्री परचेस की हो गई है, परचेस की एंट्री हम पढ़ चुके हैं पहले से। अब इससे पेमेंट ले लीजिए जरा आप, मतलब पेमेंट करिए इसको। ठीक है, लेकिन फुल सेटलमेंट में 26,700 में हो रहा है पेमेंट। ठीक है, या फिर इसकी जगह पे फुल सेटलमेंट नहीं आएगा लिखा हुआ तो वो डिस्काउंट लिख देते हैं। ठीक है, या फिर सिर्फ यही लिख देते हैं क्वेश्चन में अगर देने को कि कैश पेड टू सुधीर 26,700, तो आप ऊपर की एंट्री चेक करते हो, सुधीर से बिजनेस कितने का हुआ था, तो हमें पता चला सुधीर से बिजनेस हुआ था 27,000 का, और एंट्री में अब पेड कर रहे हैं आप उसे 26,700। इसका मतलब क्या हुआ, जो 300 रुपीज़ हैं वो हमने नहीं दिए, हमने तो नहीं दिए, हम पेड कर रहे थे ना, हमने सुधीर को 300 रुपीज़ कम दिए हैं। अब कम दिए हैं का मतलब क्या हुआ, हमारा फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो आप पेड की एंट्री पास करते हो, देखो सुधीर को डेबिट, सुधीर डेबिट द रिसीवर, ये रिसीवर है इस समय हमारा, हमसे पैसा ले रहा है भैया, ये हमारी एसेट को कम कर रहा है, तो सुधीर डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना पैसा गया तुम्हारी जेब से? 26,700, लेकिन सुधीर 27,000 पर डिक्लेयर हुआ है, फुल सेटलमेंट हुआ है, तो सुधीर का अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा 27 से ही, क्योंकि यहाँ पर सुधीर का अकाउंट क्रेडिट हुआ था। अब ये देख लीजिए मिस में ये जो मैच है, जितने रुपए से डेबिट है उतने रुपए से क्रेडिट अकाउंट हो गया, इसका मतलब सेटलमेंट डन। ठीक है, दोनों पढ़ले बराबर हो गए, बात समझ में आई? हमारी बुक्स में सुधीर का अकाउंट क्रेडिट हुआ 27 से, माने हमें पे करने हैं, हमने अब सुधीर के अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि वो इस समय हमारा रिसीवर हो गया है, उस समय वहाँ पे कौन था? गिवर था, पैसे देते है ना, तो सुधीर को डेबिट कर दिया है 27 से, इसका मतलब इसका अकाउंट ओवर। अब पैसे देने की बात आई तो टू कैश, कैश एक क्या है? एसेट है, तो डिडक्ट हो रही है, पेड कर रहे हो तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, राइट। क्रेडिट होगी तो 26,700 से होगी। ठीक है, हमारी जेब से पैसे गए 26,700 रुपया। ठीक, लेकिन अब 300 रुपये जो बचे वो क्या हैं? वो हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या है वो? डिस्काउंट रिसीव्ड। ये एक तरीके से इमेजिनरी है, क्योंकि ये पैसा हमें मिला थोड़े ना है, ऐसा थोड़े ना है कि हमने 27,000 रुपीज़ दिए सुधीर को, ठीक है लो भैया ये रहे, उसने 300 रुपये वापस करवा दिए कि तुम 300 रुपये रख लो, नहीं, हमारी जेब से जाएंगे ही 26,700। ठीक है, 26,700 रुपये ही हम देने वाले होते हैं। तो ये मान लिया जाता है अकाउंट्स को सेटल करने के लिए कि 300 रुपये हमने दिए नहीं, इसका मतलब वो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। जैसे इससे पहले वाले एंट्रीज में आपने सेल्स की एंट्री में पढ़ा था ना, डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा था आपको। ठीक है, उसमें पैसे नहीं दिए थे, ठीक, उतने पैसे में फुल सेटलमेंट मान लिया गया था। तो ये दोनों कंडीशंस हैं। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड भी और डिस्काउंट रिसीव भी। ठीक,
ये ऐसा अकाउंट्स को सेटल करने के लिए कर दिया जाता है कंसीडर कि हमें 300 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हो गया। इज इट डन? बात पूरी हो गई है, ठीक है, क्लियर। सुधीर को आपने परचेस किया था सुधीर से 27,000 रुपीज़ में, और उसके बाद सुधीर को पेमेंट करने की बात आई तो आपने कहा कि 26,700 में सेटलमेंट कर लो। उसने कहा ठीक है, तो हमने पेमेंट करवा दिया। 300 रुपये बच रहा था तो 300 रुपये को आपने डिस्काउंट रिसीव की तरह से दिखा दिया, ठीक है। परचेस उधार में होगी तो डिस्काउंट रिसीव होगा क्योंकि आप पेमेंट करोगे, या ऐसे याद कर लो जब भी आप पे करोगे तो डिस्काउंट रिसीव होगा क्योंकि आप कम कर रहे होंगे, अगर फुल सेटलमेंट की बात है तो, ठीक है। अगर सेल्स होगी, ठीक है, उधार में, और जब आप पेमेंट रिसीव करोगे, अब रिसीव करने में आप हो सकता है उसने चांस दे आपको वो और कहे कि कम ले लो, तो आपको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ सकता है। और ये दोनों ट्रिक्स जो हैं वो एक अच्छे बिजनेस रिलेशंस को सेटअप करने के लिए ज़रूरी होती हैं कि आप डिस्काउंट अलाउड करें और डिस्काउंट रिसीव करने की भी कोशिश करें, ठीक है। दोनों तरीके से बात चलती रहती हैं। नेक्स्ट नंबर आता है, नेक्स्ट नंबर होता है कि जब आप एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है वैसे इसे, ठीक है। टैली अभी आप आगे पढ़ोगे ना, जब क्लास 12th के बाद ही स्टार्ट करना, शायद किसी स्टूडेंट ने कर भी दी हो, सीख भी ली हो अभी तक, है ना। तो वो सॉफ्टवेयर है काफ़ी अच्छा, तो उसमें भी आप जर्नल एंट्री पर ही डिपेंड है, बाकी अकाउंट्स तो वो पूरा खुद ही बनाता है, आपको सिर्फ जर्नल क्रॉस मतलब कि पास करना पड़ता है और बाकी सब कुछ वो अपने आप सॉफ्टवेयर करता चला जाता है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है टैली। तो देखिए, ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI 30,000 से बैंक अकाउंट ओपन किया गया है। अब बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसे जेब से देने पड़ते हैं बैंक को, और बैंक उस पैसे को ले लेता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र दिखा देता है। डन। इट मीन्स कि आपकी एक एसेट जो ये है बैंक के नाम की, ठीक है, ये जो बैंक के नाम की एसेट है ये इंक्रीज़ हो गई है, बैंक डेबिट हो गया क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा चला गया। अब ये पैसा आया कहाँ से है, कैश में से आया है। इट मीन्स कैश क्या हो जाएगा, कैश हो गया डिडक्ट, ठीक है। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश को देना पड़ा, कैश डिडक्ट हो गया। हैं दोनों ही एसेट, देखो कितने मजे की बात है, दोनों ही एसेट्स हैं, एक इंक्रीज होती है और दूसरी डिक्रीज हो जाती है। जैसे आप परचेस करते हो तब भी तो यही होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो परचेज भी आपकी एसेट है, गुड्स आ रहे हैं आपके पास, और उसके एवज में दूसरी तरफ कैश विल be deducted because of purchase, right? So the same is here, bank will be debited and cash will be credited because bank account is increased with 30,000 rupees and cash account will be decreased by 30,000 rupees. Both are the assets, yes or no? दोनों ही assets हैं, दोनों ही real account हैं, ठीक है। यहाँ पर increase हुआ है, यहाँ पर decrease हुआ है, what comes in what goes out, ठीक है। ये कम सी कम है और ये जी गोज आउट है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे चला गया है, ठीक है। इससे अपोजिट एंट्री देखिए, उसके नीचे 18 डेट को हुई है, विड्रू फ्रॉम बैंक 2500 बैंक से निकाल लिए। अब निकाल लिए तो ठीक है, अब कैश डिडक्ट इंक्रीज हो गया और बैंक डिक्रीज हो गया, यस और नो। अब कैश इंक्रीज हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक में से निकाल लिए हैं, विड्रॉ कहाँ से करे, बैंक में से, तो बैंक अकाउंट 2500 रुपीज़ से डिक्रीज हो गया, व्हाट गोज आउट हो गया वो, यस और नो। तो इसका मतलब इस बार सी यहाँ पे लिखा जाएगा और जी यहाँ पे लिखा जाएगा। कम्स इन 2500 कैश में आए हैं और गोज आउट बैंक से गए हैं 2500। इज इट डन? याद हो गई बात? कैश जब बैंक अकाउंट कैसे ओपन होना है और विड्रॉन कैसे किया जाना है, ये जनरली चलता रहेगा। कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं वेयर बोथ बैंक एंड कैश विल बी इन्वॉल्व्ड, राइट। आगे देखते हैं और एंट्रीज को देखो। बैड डेप्ट की एंट्री की गई है, 10,000 रुपीज ड्यू फ्रॉम रमेश आर नाउ बैड डेप्ट।
रमेश से हमें कितने पैसे लेने थे, 10,000 रुपीज़ लेने थे, लेकिन अब रमेश की तरफ से ये हमें क्लियर हो गया है कि रमेश उस पैसे को नहीं दे सकता। मान लो रमेश या तो बैंकरप्ट हो गया हो, दिवालिया हो गया हो, इंसॉल्वेंट मतलब जिसको कहते हैं, ल्यूसेंसी आ गई हो, ठीक है, ल्यूसेंट हो गया हो मतलब कि मानसिक रोगी, जो मेंटल इलनेस है वो हो गई हो, रिटायर्ड या डेथ हो गई हो उसकी, ठीक है, या वो किसी क्रिमिनल केस की वजह से जो है जेल में हो, या ऐसी कोई कंडीशन जिसमें या जो मतलब उसके पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो आप ऐसी कंडीशन में जो पैसा आपको नहीं मिलना है कंफर्म हो गया है, तो आप ऐसे डेब्ट्स को क्या कहते हो, बैड डेब्ट्स कह देते हो। डेब्ट ही तो है, डेटर ही तो है, डेटर से ही तो पैसा मिलता है हमें, ठीक है। जो हमने कुछ दिया होगा कभी उसे सेल किया होगा तो हमारा डेटर बनता है सेल करने पे उधार में, तो उससे हमें पैसा मिलना होगा। अब वो पैसा हमें कंफर्म हुआ कि अब भाई वो नहीं मिलने वाला है, तो आपने उसे बैड डेब्ट कह दिया, ठीक है। इसके लिए हम रिजर्व भी बना के रखते हैं, बैड डेब्ट रिजर्व होता है, उसकी एंट्रीज अभी आगे आएंगी तब आप करेंगे, ठीक है। तो बैड डेब्ट अब कंफर्म हो गया, 10,000 रुपीज़ बैड डेब्ट में चले गए, तो बैड डेब्ट हमारे लिए कैसा अकाउंट हो गया भैया, खर्चा ही हो गया, ये खत्म हो गया, अब तो मिलना ही नहीं है, ठीक है। और रमेश इस पैसे का गिवर था तो उसको क्रेडिट करवा दिया जाता है। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है, डेटर का नाम लिख दो, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर बीइंग 10,000 बी एज बैड डेब्ट मींस विल बी कंसीडर्ड एज बैड डेब्ट, बैड डेब्ट की तरह से कंसीडर कर लिए जाएंगे। नाउ 10,000 रुपीज़, तो हमारे ये 10,000 रुपीज़ जो हैं वो नहीं मिलने वाले हैं, इट विल बी कंसीडर्ड एज, इज इट डन। बैड डेब्ट जब भी होगा तो क्या करोगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेटर कौन है, कोई जिसका भी नाम होगा वो डेटर का नाम आप लिखेंगे, डेटर मत लिख देना, डेटर का नेम लिखा जाएगा जो एंट्री में दिया हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 10% का पर एनम, ठीक, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए हुआ है, ठीक है, ऑन मशीनरी कॉस्टिंग 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ की मशीनरी पर 10% का डेप्रिसिएशन वर्ड आपने सुना है कभी पहले, अभी शायद कभी बात हुई हो इसके बारे में। हम जितनी भी एसेट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू कंटिन्यू डिक्रीज़ होती चली जा रही है। आप नॉर्मली घर पे हैं तो वहाँ पर रखी हुई चीज़ें देख लीजिए, जितने रुपए की आप ख़रीद के लाए थे उनकी वैल्यू उतनी ही नहीं रह जाती है ना। एक न्यूज़पेपर एक दिन के बीतने के बाद ही स्क्रैप बन जाता है। अब यहाँ पर तो मशीनरी काम कर रही हैं, लगातार एसेट लगी हुई है, वो कंटिन्यू वर्क करती हैं, तो उनके रेट्स में भी डिडक्शन आना एक नॉर्मल और ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इसलिए ऐसी मशीन्स पर या पूरी एसेट के ऊपर ही बिजनेस जो है वो डेप्रिसिएशन लगाता है, मीन्स अपने आप से ही हम अपनी मशीन्स के रेट्स का वैल्यूएशन करते हैं या अपनी पूरी एसेट का ही वैल्यूएशन करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मीन्स ऑल काइंड ऑफ एसेट्स विल बी रीवैल्यूड पर ईयर, ठीक है। तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं कि इसमें डैप कितना हुआ, डैप मतलब कि कितने रुपए की गिरावट इसमें आई है, हिंदी में वर्ड यूज़ किया जाता है हिरास, कि कमी कितनी रुपए की आई है वो देखना होता है मार्केट वैल्यू से रिलेट करके, ठीक है। ये पूरा चैप्टर है आपके यहाँ क्लास फर्स्ट ईयर में, ठीक, ये अभी आप आगे पढ़ेंगे, उसके लेजर्स बनाए जाते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, ठीक। अभी आपको यहाँ जो याद रखने वाली बात है, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है किसी मशीनरी पर तो आप या किसी भी एसेट पे हुआ है तो आपको एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट, ठीक है। यहाँ मशीनरी है तो यहाँ मशीनरी बोल दिया है, तो आपको एंट्री क्या करनी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन क्योंकि कमी है, एक एक्सपेंस है, गिरावट है, उस रेट का डिप्लीशन है, ठीक है, डिक्लाइन हुआ है रेट, ठीक, रेट मतलब उस जो एसेट की वैल्यू थी वो डिक्लाइन हुई है, उसमें डिप्लीशन आया है, डेप्रिशिएट हुई है, कमी आई है,
माइनस हुआ है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं, जो भी चाहो यूज़ कर दो माइनस होने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप इसको डेबिट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए इतने रुपए खत्म हो रहे हैं, ठीक। और क्या चीज़ जा रही है, एसेट जा रही है, तो एसेट जब जा रही है या कम हो रही है तो क्या करते हो आप, उसको क्रेडिट करते हो, सिंपल सी बात है। तो एक तरफ एक डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस की तरह से ट्रीट हुआ तो डेबिट हो गया, और ये मशीनरी एसेट होती ही है, आपको पता है, और जब भी ये माइनस होती है तो क्रेडिट करा दी जाती है, याद हो गया। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स जो भी एसेट ट्रांजैक्शन में दिया हुआ होगा उसका नाम आप लिख देंगे, यहाँ मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, या एनीथिंग जो भी कोई एसेट दिया हुआ हो वो सब के बारे में आप लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें अमाउंट फिल करने की बात आती है, तो अमाउंट फिल आप करते हैं कैसे, देखिए 30,000 रुपीज़ की एंट्री है, ठीक। 30,000 रुपीज़ का 10% आपको कैलकुलेट करना होगा फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। दिस इज फॉर डिवीजन। 30,000 का 10% कितना हुआ, 3,000 अप इंटू अपॉन 1/6 मीन्स बाय 6 कर दीजिए इसे, तो 500 रुपीज़ की एंट्री ये बन जाती है, ठीक है। कितना, 30,000 की मशीनरी थी, 10% का उस पर डेप्रिसिएशन लगा, कितने महीने के लिए लगाया गया, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए, तो 30,000 मल्टीप्लाई 10/100 इंटू 2/12, 2/12 मीन्स 2 मंथ्स के लिए, और 12 मंथ कंप्लीट एक ईयर में होते हैं, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिएगा इस एंट्री के साथ ही, नीचे नरेशन में भी दिखा सकते हो, ऐसे ही लिख के दिखा सकते हो, उसको ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये 500 रुपीज़ बन जाते हैं, राइट। तो इसकी कटिंग कर लीजिए, मीन्स 1 6 12 हुआ, 6 5 30 एंड द जीरोज विल बी बैलेंस, तो 500 रुपीज़ द अमाउंट। इज इट डन। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे मूव करते हैं। ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल पर इंटरेस्ट का क्या मतलब है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। कैपिटल कौन है, कैपिटल हमारी एसेट है, एसेट का लायबिलिटी है, ठीक है। और ये कैपिटल किससे रिलेट करती है, ऑनर से रिलेट करती है, ठीक है। तो ऑनर को ये राइट है कि वो अपनी कैपिटल जो उसने बिजनेस को दी थी, ध्यान से सुनते रहना, कैपिटल ऑनर की है, बिजनेस को दी गई है बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, पैसा जो जिससे बिजनेस शुरू हुआ था। तो ऑनर को राइट है, ऑनर को ये अधिकार है कि वो अपने दिए हुए पैसे पर इंटरेस्ट चार्ज करे। ये जैसे बैंक आपके पैसे पे इंटरेस्ट देता है ना आपको, आप बैंक को पैसा देते हो, ठीक है, आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, तो बैंक, आप अपना पैसा बैंक को दे रहे हो, बैंक उसको यूज करता है एज जैसे भी करे, वो अलग बात है। तो उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है कि लीजिए ठीक है, आपने हमें अपना पैसा दिया था तो हम इतने रुपए, इतने % का पर मंथ का इंटरेस्ट आपके अकाउंट पे लगाते रहेंगे, और वो होता रहता है, मिलता रहता है, सबको ही मिलता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ठीक है। अब ऐसे ही ऑनर ने भी वो कैपिटल दिया था बिजनेस को, तो ऑनर को ये अधिकार है कि वो अपने उस पैसे पर कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑनर्स रिसीव करते हैं, ऑनर्स को देना पड़ता है, ठीक है, हम देंगे, हम मतलब बिजनेस देगा, बिजनेस ऑनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर देता है, इसलिए उसको डेबिट कराया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, क्योंकि हम इसको एक एक्सपेंस की तरह से ट्रीट करते हैं। कैपिटल पे इंटरेस्ट लगना हमारे लिए खर्चा हुआ, क्योंकि वो ऑनर कमाएंगे, और उसके एवज में कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, तो आप उसको क्रेडिट करा देते हैं, ठीक है। तो एंट्री बन जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एज 6%, ठीक है।
तो अब ये रुपए कितने दे रखे हैं, कितने रुपए की कैपिटल थी, 1,50,000 रुपीज़ की, और 6% का इंटरेस्ट चार्ज करवाया है ऑनर्स ने। 9 मंथ के लिए मांग रहे हैं, 9/12। एंट्री ये देख लीजिए कैलकुलेशन को और इसको सॉल्व कर लेना। 1,50,000 मल्टीप्लाई 6/100 इंटू 6/12। ठीक है, तो ये अमाउंट बन जाएगा 6,750 रुपीज। इज इट डन? एंट्री याद हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एज 6%, राइट। तो ये अमाउंट फिल अप कर देते हैं इस तरह से। नेक्स्ट नंबर में आता है रोहन बिकम्स इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब वही बताया मैंने, दिवालिया हो जाना, मीन्स के उनके पास जो उन मतलब ऐसा मानो जो हम वैसी लैंग्वेज में बोलते हैं, साधारण भाषा में तो कंगाल हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। जब आप यहाँ पर बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में, तो आप बोलते हैं कि व्हेन द लायबिलिटीज इंक्रीज्ड या लायबिलिटी एक्सीड ओवर एसेट्स, लायबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं एसेट्स से। ठीक है, देनदारी ज़्यादा हो गई है और आपके पास जो आपकी एसेट है, जो संपत्ति है, मतलब कि जो आपके पास जेब में रखा हुआ है, वो उतना नहीं है। ठीक, ऐसा मान लो आपको 10 रुपया देना है किसी जो आपके क्रेडिटर्स हैं और आपकी जेब में 1 रुपये हैं। ठीक है, 10 रुपये देने हैं और 1 रुपया आपके पास है, तो आप क्या कहलाओगे, कंगाल कहलाओगे। कोर्ट आपको अनाउंस कर देगा, क्योंकि जो क्रेडिटर्स हैं वो केस करेंगे, टाइम पूरा नहीं हुआ, टाइम पूरा हो गया, आपने पैसे नहीं दिए, तो आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो आपके ऊपर केस कर देंगे कि इन्होंने पैसा नहीं दिया। कोर्ट चेक करवाएगा कि क्यों नहीं दिया पैसा, तो वो पर्सन कहे कि मैं तो इंसॉल्वेंट हूँ, मेरे पास है ही नहीं। कोर्ट ये चेक करवाता है पूरा, कोर्ट ये चेक करवाता है कि उसकी एसेट्स कितनी हैं। वो एसेट्स चेक होती हैं, मान लीजिए एसेट्स बैठी हैं 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ बैठ रही हैं 15 लाख रुपीज़ की। 1 लाख रुपया उसकी जेब में है, टोटल उसके एसेट मिला के, चाहे उसको उसका घर बचा हो या कुछ और भी बचा हो। ठीक है, और उसको जो देनदारी है वो कितनी है, 15 लाख, 15 लाख रुपए उसे देने हैं। तो कोर्ट क्या करेगा, सज़ा तो देनी पड़ेगी उसे थोड़ी, तो सज़ा देते हैं और उसके बाद उसे इंसॉल्वेंट अनाउंस करवा देते हैं सोसाइटी में। इंसॉल्वेंट अनाउंस करने का मतलब होता है कि ये व्यक्ति कंगाल है, आप इससे पैसे नहीं ले सकते। और इसमें ये और लिखवा लिया जाता है कि इसको कोई फिजिकल हार्म नहीं दिया जाएगा, ये इंसॉल्वेंट हो गया है। ठीक, तो ऐसे ही कोई रोहन हमारा जो डेटर होगा वो इंसॉल्वेंट हो गया है, जिस पर हमारे 2,000 रुपीज़ थे। ठीक है, फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन अ रुपी इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। उससे हमें 60 पैसे मिल रहे हैं। 1 रुपया जहाँ मिलना चाहिए था, देखो ध्यान से समझ लेना, जहाँ पर 1 रुपया मिलना चाहिए था उसके बजाय हमें 60 पैसे मिल रहे हैं। 40 पैसे हर 1 रुपये पे कम है। बात समझ में आई? 40 पैसे हर 1 रुपये पे कम हो गए हैं। तो आप पैसे तो रिसीव करोगे ही, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, हर 1 रुपये पे 60 पैसे मिल रहे हैं। 2,000 रुपये पर अगर चेक करने जाओ तो कितने रुपए बैठते हैं, 1,200 रुपीज़। ठीक है, और जो नहीं मिले हैं, जो 40 पैसे नहीं मिल रहे हर 1 रुपये पे, ठीक है, तो वो हो गए हमारे बैड डेब्ट। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रोहन। रोहन एक डेटर है, ब्रैकेट में लिख दिया है आपके लिए, यहाँ पे आपको लिखना नहीं है एक्चुअल अकाउंट्स में। ठीक है, एक्चुअल अकाउंट्स में तो आपको एंट्री ये करनी है, मीन्स बीच की ये डेट लिखनी है, ये लिखना है, ये लिखना है, बस। ये आपको समझाने के लिए है, मतलब एंट्री लिख देते हैं ऊपर समझाने के लिए। एक आइडिया निकाल के देखा था कि ऐसे समझने से बच्चे को याद हो जाएगा कि ऊपर एंट्री हैंड टू हैंड लिखी हुई है, वरना वो शुरू में सारी एंट्रीज फिर कन्वर्ट करते रहो, बदलते रहो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, आई थिंक, राइट। तो ये क्लियर हो गया आपको? नहीं हुआ अभी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट,
ठीक है। बैड डेप्ट कौन है, ये पैसे मिलने ही नहीं है, ख़त्म हो गए, जो आपने पहले भी एंट्री की थी बैड डेप्ट की, ठीक। 800 रुपीज़ तुम नहीं मिलने अब। टू रोहन, रोहन हमारा गिवर मान लिया गया, यहाँ पे क्रेडिट करवा दिया गया, डन, बात खत्म हो गई, ठीक। तो ये एंट्रीज थी कुछ आपके लिए जो आपको कैरी अप अब आगे करनी है, ठीक है। इनमें से किसी में भी कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लेना, कमेंट कर लीजिए या डायरेक्ट यू कैन आस्क, राइट, यू कैन मेल मी और यू कैन कमेंट मी। अभी तक अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, न्यू वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी और कोर्स आपका कंटिन्यू डेली बेसिस पर ऐसे ही चलता रहेगा। एनसीईआरटी बुक आप यूज़ कर रहे हैं या कोई और एडिशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो मेनली तो वैसे अभी आप एनसीईआरटी बुक ही यूज़ कीजिए, यू आर अ बिगनर, तो वो ज़्यादा अच्छी पकड़ बना देती है बुक, ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेके चलती है। बाकी पब्लिकेशंस भी ठीक हैं मगर उसमें काफ़ी स्पीडली हो जाता है कोर्स, वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी, तो एनसीईआरटी के साथ रहिए तो आप अच्छे से कवर अप कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।